ओके बेटा, लास्ट में हम लोगों ने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें क्या फॉर्मूला देखी थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। बट यहाँ पे जो एम है उसकी वैल्यूएशन रखी जाए मोलालिटी की, तो एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एम इज इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 इंटू W1। वेर वहाँ पे W1 एंड W2 क्या है बेटा, W1 है जो सॉल्वेंट का वेट है, W2 जो है वो सॉल्यूट का वेट होता है, और M2 जो है वो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का होता है। सो उसके हिसाब से डेल्टा टी बी के इज इक्वल टू के बी इंटू एम है, एम की वैल्यूएशन रखे तो फॉर्मूला क्या मिलेगी हम लोगों को, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। और उसके हिसाब से अगर M2 फाइंड करना है तो M2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। तो उसके हिसाब से हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से M2 की वैल्यूएशन फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, थर्ड देख रहे हैं, अब उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज CP थर्ड देख रहे हैं हम लोग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहेंगे, जिसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, सॉलिड गिव्स टू लिक्विड एंड लिक्विड गिव्स टू सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। देखो, वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट। तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं हम लोग। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सिग्निफाइज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड फेज, यानी सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तब हम लोगों को ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हियर रिप्रेजेंट द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड फेज, यानी पहले सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसके हिसाब से बेटा आइस इन वाटर में कैसे कन्वर्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, उसके हिसाब से देख रहे हैं। देखो, 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये जो बीकर लिया हुआ है उसमें ये आइस का क्यूब है, और उसके पास आसपास वाटर लिया हुआ है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस में तो हमें मालूम है कि भाई आइस जो है वो धीरे धीरे मेल्ट हो गए, यानी आइस के मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में आएंगे बेटा, वाटर में आएंगे। बट 20 डिग्री सेल्सियस में भी एज इट इज़ प्रोसेस होगी, बट 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग जब जाएंगे तब क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स आइस के वाटर में आ रहे हैं, मतलब उतने मॉलिक्यूल्स वाटर के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आइस में कन्वर्ट होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में आइस है, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, मतलब आइस के मॉलिक्यूल जितने वाटर में आ रहे हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आइस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो फ्रीजिंग कवर अप होता है, यानी रेट ऑफ आइस मेल्टिंग इनटू लिक्विड वाटर एंड रेट ऑफ वाटर फॉर्मिंग आइस आर सेम, हैंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वो इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट, इसके हिसाब से आइस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमें मालूम है, यू नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वो कवर अप कर सकते हैं। एवरीवन बेटा समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताएं, और कमेंट में प्लीज़ लिखिए कि हाँ सर हमारे से टॉपिक क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है तो वो भी बताएं, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सके। उसके हिसाब से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्वेंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सपोज बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दिया तो हमें मालूम है क्या होगा, वेपर प्रेशर जो है लिक्विड फेज का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो टेंडेंसी होती है उसकी वो टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, इट गोज डाउन, डिक्रीज हो जाएगी। द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डज नॉट पास इनटू द सॉलिड फेज। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो सॉलिड फेज में से फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट धीरे धीरे नहीं होगा। सो एस्केपिंग टेंडेंसी एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज रिमेन अनचेंज, मतलब वो भी कुछ चेंजेस ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जो सब्सटेंस ऐड किया वो कौन सा है, नॉन वोलेटाइल है। तो इसके हिसाब से वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो डिक्रीज होगा, जो हम लोगों ने RLVP में भी देखा था वही यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और कुछ अलग से नहीं है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है
उसके हिसाब से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एज इट इज सेम किसके जैसा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बट वो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, बॉइलिंग पॉइंट में भाई टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता था, बट फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट में से जब सॉल्यूशन मिलेगा तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग देखते हैं, वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर दिया हुआ है। सपोज देखो पहले लिक्विड सॉल्वेंट था तब वो फ्रीजिंग हो रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर TF0 पे वो फ्रीजिंग हो रहा था। बट जैसे ही हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया और सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में क्या होगा, उसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। देखो यहाँ पे जब वेपर प्रेशर आता है तब ये TF टेम्परेचर हमें मिलता है, मतलब TF0 से TF क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे मैंने बताया ना कि सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। दोनों ऑपोजिट, मतलब जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होता है वैसा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में होता है। बट बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता था, बट फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जब बनता है तब फ्रीजिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसके हिसाब से इसका ऐसा ग्राफ हम लोगों को मिल सकता है यहाँ पे। चलो उसके हिसाब से देखते हैं, लाइक डेल्टा TB डेल्टा TF हैज also बीन फाउंड टू डिपेंड ऑन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। So delta TF proportional to M. So delta TF is equal to KF into M. So M is equal to W2 into 1000 upon M2 into W1. So delta TF की वैल्यूएशन यहाँ पे रखे तो उसको क्या कहेंगे, डेल्टा TF is equal to KF into W2 into 1000 upon M2 into W1। चलो यहाँ पे जो KF होता है वो KF को क्या कहेंगे, जैसे KB को हम लोग कहते थे वैसे KF को कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहेंगे बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो फिर क्या कहेंगे उसको, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे वहाँ पे क्या कहते थे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF को कहेंगे। बाकी एज इट इज फॉर्मूला सेम जैसी ही होती है। अगर मोलालिटी सपोज M इज इक्वल टू 1 लिया जाए तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, KF। अगर KF का यूनिट फाइंड किया जाए तो जैसे KB का था एज इट इज KF का यूनिट होता है KF इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन M। सो यूनिट्स इज K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, या तो फिर क्या होगा डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। तो एज इट इज ऐसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और लास्ट में याद रखना है KF एंड KB की जो वैल्यू है वो डिपेंड होती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होती है। KF एंड KB की दो टाइप्स की वैल्यूएशन हम लोगों को मिलती है। फर्स्ट KF इज इक्वल टू R into M1 into TF square upon 1000 into delta fusion enthalpy। और KB की वैल्यूएशन क्या मिलेगी, R into M1 into TB square upon 1000 into delta वेपराइजेशन एंथैल्पी। मतलब यहाँ पे R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यूएशन गैस कांस्टेंट होती है। M1 जो होता है वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास होता है। फिर TF जो है वो टेम्परेचर, TB भी बॉइलिंग टेम्परेचर है, फ्यूजन टेम्परेचर है, डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी होती है, डेल्टा FUS इज इक्वल टू एंड डेल्टा VAPH यानी डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी होती है। मतलब ये फार्मूला हमें प्रूव नहीं करनी है, बट ये जो है MCQ के लिए आप लोगों को याद रखनी है। आई होप आप लोगों को ये थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो अच्छी तरह से क्लियर करें और अच्छी तरह से ज़्यादा पावर लगा के बेटा मेहनत करें। मेहनत से ही आप लोगों को कामयाबी अपने आप मिलेगी। बट आप लोग कंटिन्यूस मेहनत करते रहे, एवरीडे जो भी टॉपिक चलाया जाए उस टॉपिक के रिगार्डिंग MCQ करें। JEE और नीट के MCQ कुछ मटेरियल्स करें और उसमें से प्रैक्टिस करते ही रहे। और साथ में टाइम मिले तो 11th के पोर्शन का भी रिवीजन स्टार्ट रखिए ही, क्योंकि अभी आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कवरअप करने की ट्राई करें बेटा। थैंक यू। ओके बेटा, लास्ट में हम लोग देख रहे हैं फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट ऑस्मोसिस
एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले देखते हैं कि भाई ऑस्मोसिस किसको कहेंगे एंड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो देखो, व्हेन अ प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है एंड इट सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब एक साइड प्योर सॉल्वेंट लिया है, दूसरा क्या है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, और दोनों को सेपरेटेड विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब SPM से दोनों को क्या किया हुआ है बेटा, सेपरेट किया हुआ है। देखो इस टाइप से यहाँ पे लिया हुआ है, ये एक वन साइड क्या है हमारे पास, ओनली क्या है यहाँ पे है सिर्फ सोल्यूट। ओके, ये क्या है बेटा, सोल्यूट है, ये लिया हुआ है सपोज सोल्यूट, यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन है, और ये जो सॉल्यूशन है उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी है। बाद में क्या होता है, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल पास थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन की साइड। तो ये जो फिनोमेनन होती है उसको क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, तो उसके लिए उसका डायग्राम देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट है, दोनों साइड सॉल्वेंट है, सेमी परमिएबल बीच में रखा हुआ है, तो फ्लो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड सॉल्वेंट। बट सेकेंड डायग्राम में देखो, एक साइड ए एक साइड बी है, ए में क्या लिया हुआ है, सॉल्वेंट लिया हुआ है, बी में क्या लिया हुआ है बेटा, सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिसमें क्या है सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। बट देखो यहाँ पे ओनली प्योर सॉल्वेंट, ए साइड जो है ओनली प्योर सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या है सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है। सोल्यूट होने के हिसाब से सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे, मतलब सॉल्वेंट के हाई कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन की लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में आता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। SPM ओनली अलो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास, वो क्या करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होते हैं सिर्फ किसको पास करते हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं। नहीं होने का रीज़न क्या है, वाई, बिकॉज ऑफ सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्वेंट के पार्टिकल से साइज में ज़्यादा होते हैं। साइज ज़्यादा होने के हिसाब से SPM से वो इजीली पास आउट नहीं हो सकते। तो ये जो पूरी फिनोमेनन होती है जिसको क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर ये फ्लो रोकना है हम लोगों को, तो फ्लो रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें बाहर से हम लोगों को कोई एक प्रेशर लगाना पड़ेगा कि प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे बी साइड में प्रेशर लगेगा, उसके हिसाब से ये जो फ्लो आएगा वो फ्लो रुक जाएगा। तो ये जो प्रेशर लगाते हैं यानी P = जिसको कहेंगे पाई, और वो क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर होता है। तो ऐसे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस प्रेशर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो थोड़े से पॉइंट लिखे हुए वो देख लेते हैं, मतलब जो बोले वही पॉइंट लिखे हुए। फ्लो कहाँ से कहाँ होता है वो देख रहे हैं। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज इन बोथ द डायरेक्शंस बट इट इज मूव फेवर्ड फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। दोनों साइड जा सकते हैं, बट कहाँ से वो मोर फेवर्ड हो गए, तो मोर फेवर्ड होते हैं सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। नेक्स्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि जब सॉल्वेंट सिर्फ होते हैं तब वेपर प्रेशर हाई होता है, सॉल्यूशन आता है तो वेपर प्रेशर भी लो हो जाता है। मतलब वो हायर से कहाँ जाते हैं, लोअर की साइड में भी जाएंगे। और नेक्स्ट देखो, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। मतलब यहाँ पे सोल्यूट तो है ही नहीं, इसलिए सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब किसकी देखने हैं, सोल्यूट की। तो सॉल्यूशन में ही सोल्यूट की हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे जाएंगे। तो ये जो पूरे सब पॉइंट है वो क्या बता रहा है, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। अंडरस्टैंड एवरीवन, समझ में आ रहा है बेटा? नहीं भी समझ में आ रहा है तो मुझे
आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसमें बताएंगे तो इजीली उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, मतलब क्या, इन शॉर्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन से फ्लो कहाँ पे जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, और बीच में क्या रखा हुआ होता है, एसपीएम इज इक्वल टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसको कहेंगे, ये जो पूरी फिनोमेनन हो जाएगी, ये जो पूरी फिनोमेनन होगी उसको क्या कहेंगे बेटा, ऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, जो हम लोग कचुम्बर खाते हैं उसका, व्हेन इट इज पुट इनटू सॉल्ट वाटर ड्यू टू द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द कचुम्बर सेल्स ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो इसके हिसाब से लोअर से हायर में जाते। देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लोअर शुगर कॉन्सेंट्रेशन हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, हायर शुगर कॉन्सेंट्रेशन लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से यहाँ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये सोलवेंट बता रहा है, सोलवेंट में से कहाँ पे जाता है, सोलवेंट में से सॉल्यूशन में जा रहे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, अगर उसको अटकाना है, रुकाना है हम लोगों को, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है। और वो जो प्रेशर लगाते हैं, वो जो प्रेशर होता है उसको ही क्या कहेंगे बेटा, उसको ही कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है, वही प्रोसेस होती है, सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन में जा रहा है, क्योंकि हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन में जा रहे हैं। तो वही यही पॉइंट यहाँ पे भी लिखे कि भाई लोअर कॉन्सेंट्रेशन, देखो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन लोअर से कहाँ फ्लो होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो ऐसे होता है ऑस्मोसिस। उसके हिसाब से देखो, अ स्टेज कम्स व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच एंड दैट नेट ऑस्मोटिक फ्लो स्टॉप ड्यू टू द कॉलम प्रेशर। मतलब मैंने पहले ही बताया ना कि भाई ऊपर से बेटा अगर प्रेशर लगाया जाए तो प्रेशर लगाने के हिसाब से ये जो फ्लो होता है, वो फ्लो यहाँ से यहाँ जो फ्लो आ रहा है वो फ्लो रुक जाएगा। तो ये जो प्रेशर होता है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसको ही क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। द प्रेशर नीडेड टू स्टॉप द ऑस्मोटिक फ्लो इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके लिए सिंबल क्या होता है, पाई। ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड। मतलब देखो फिर से यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे वन ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम है भाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये है सॉल्वेंट बेटा, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, दोनों साइड वेपर प्रेशर तो है ही, दोनों के पार्टिकल्स के हिसाब से यहाँ पे पी तो है ही दोनों के पास। ठीक है, बट यहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर हाई होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो वेपर प्रेशर होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे करके बाहर से कोई एक्साइटेड प्रेशर जो है वो प्रेशर लगाते हैं। तो ये प्रेशर लगाने से क्या होता है भाई, यहाँ से सॉल्वेंट का जो प्रेशर सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है वो प्रेशर के हिसाब से फ्लो जो आ रहा है वो फ्लो रुक जाएगा। तो ये जो प्रेशर होता है वही प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे इसको ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, पाई, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई। तो ऐसे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी। तो 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर कर दिया है हम लोगों ने। उसके बाद देखेंगे, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा ही रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। बट इतने जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके जो भी एमसीक्यूज निकले आप लोग खुद नोट बनाओ, उसमें एमसीक्यूज बनाने की ट्राई करो। हर एक पॉइंट में से एमसीक्यू निकले ऐसी ट्राई करो और मैक्सिमम टाइम का कवर अप करके उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहो।